हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडीज विथ महिमा मिश्रा। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट मैनेजमेंट का यूनिट 8 रिवाइज कर रहे हैं। जैसा कि पूरी प्लेलिस्ट हमारी चलती हुई आ रही है, व्हेन आई एम कवरिंग एवरी सिंगल यूनिट along with the every single topic mentioned in your UGC net management syllabus। मैं आपके सिलेबस में से सारे टॉपिक कवर करते हुए आपको एक क्रिस्प रिवीजन वीडियो जो है यहाँ पे लेके आ रही हूँ। अगर आपने बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस देखिए एंड दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन। तो चलिए आज का जो हमारा यूनिट है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट। द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी हैव इन हियर। यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा का साइंटिफिक कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जिसका यूज मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का रोल सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है ताकि प्लानिंग, कंट्रोल और फोरकास्टिंग बेटर हो सके। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स मैनेजर टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, not gut feeling. Okay, also one more definition is given here, you can see. Now we'll discuss the importance of statistic in management. तो मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट हर फंक्शन में स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज हो सकता है। तो पहला है आपका डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, मतलब कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना इजी हो जाता है व्हेन यू आर डूइंग इट विथ नंबर्स। देन यू हैव फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर प्लान्स बनाए जाते हैं, जैसे सेल्स फोरकास्ट हो गया, डिमांड एस्टिमेशन हो गया। देन यू हैव परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट यहाँ पे आप प्रीवियस जो भी है डेटा उसको देख के कर सकते हैं। देन यू हैव क्वालिटी कंट्रोल, मतलब डिफेक्ट्स, वेरिएंस और कंट्रोल लिमिट्स मेजर की जाती है। देन यू हैव मार्केट रिसर्च, यू बेसिकली गेट टू नो अबाउट द इनसाइट ऑफ द मार्केट थ्रू स्टैटिस्टिक्स। देन यू कैन डू रिस्क एनालिसिस, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी और वेरिएशन के थ्रू रिस्क एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी वेरियस थिंग्स कुड बी देयर, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, पॉलिसी डेटा बेस्ड होती है, अजम्पशन पे नहीं होती। ठीक है, देन कंट्रोल करना, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मैनेजरियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है दैट इज हाउ इट वर्क्स इन मैनेजमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now we'll talk about types and limitations of statistics. तो types of statistics में majorly आपके तीन बेसिस हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये डिवाइडेड है। तो पहला है आपका नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यू हैव टू काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वन इज डिस्क्रिप्टिव, अनदर वन इज इन्फरेंशियल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है इसका यूज डेटा को समराइज और प्रेजेंट करने के लिए होता है। इट इंक्लूड्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड ऑल ऑफ इट। ठीक है, अब कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स के सेल का एवरेज निकालना हो तो बेसिकली जब भी आप कोई ऐसे कोई भी डेटा को समराइज करके काम करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा हो जाएगा। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है इसका यूज सैंपल डेटा के बेसिस पर पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए होता है। ठीक है, और इसमें आपका एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आती हैं। सैंपल सर्वे के बेसिस पर पूरी मार्केट का डिमांड एस्टिमेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव जो होती है दैट इज बेसिकली व्हाट डेटा शोज, उसका समराइजेशन होता है। वेराज इन्फरेंशियल जो होता है वो बोलता है कि व्हाट डेटा सजेस्ट, मतलब कि कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर विद यू। अब हम बात कर लेंगे सोर्सेज की, मतलब स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो पहला है आपका प्राइमरी सोर्स, जो आप खुद जाके रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं यूजिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चन आया, whatever. And secondary is basically doing study on already existing data which is not collected for the very first time and which is not a raw and authentic specifically for you. You can get that from any magazine, any government portal where they are actually providing you data and etc. Okay, and lastly you have data form, like whatever form of data you're studying. It could be quantitative where you're just totally talking about numbers and status, like numerical statistics, तो वो quantitative हो जाएगा। Whereas qualitative considers
factors, various other factors where you actually take in consideration various kind of open-ended question along with the numerical data. ठीक है, तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आ गया होगा. अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की. ठीक है, तो दिस डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब कि यहाँ पे क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे मोटिवेशन, एटीट्यूड डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकते. ठीक है, देन रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट हियर. हाउ, मतलब कि यहाँ पे हम कोई ऐसे श्योरिटी नहीं बोल सकते कि दिस इज कट टू कट एग्जैक्टली व्हाट इज द सिनेरियो. द रिजल्ट इज ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट, ऑलवेज अप्रोक्सीमेट. ठीक है, मतलब डेटा जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका डिसीजन भी रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, यू कांट स्टडी इंडिविजुअल केसेस इन हियर बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट सैम्पल विच रिप्रेजेंट्स द इंटायर पॉपुलेशन. ठीक है, देन रिक्वायर्स स्किल्ड इंटरप्रिटेशन, मीन्स कि आपके पास डेटा कितना ही हो लेकिन जो है आप उसको तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज ना हो. ठीक है, एंड लास्टली इट कैन बी मिसयूज्ड, मतलब मैनिपुलेशन पॉसिबल है. आपको एग्जैक्टली नहीं पता है whatever data you have is very authentic, clear or not, and in the entire process of analyzing and forming your decision it could be manipulated or changed any moment throughout the process. ठीक है, so statistics does not provide exact conclusion. ठीक है, इसका मतलब ये है कि statistics is an aid to the decision making, not a substitute for managerial judgment. मतलब कि आप इसको as a one of the component use कर सकते हैं decision making के लिए, but this can't replace the whole decision making thing all at once. I hope you're clear with this. Now we'll move forward. चलिए अब बात कर लेते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की. साथ ही में अगर आप वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग. लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो डू नॉट सब्सक्राइब द चैनल. अब आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, लेकिन इसका नीश बहुत ही ज़्यादा कम है, बिकॉज ऑफ विच द रिटर्न वी शुड बी गेटिंग ऑन आवर वीडियोज आर बेसिकली वेरी लेस. एंड फॉर अ न्यू क्रिएटर एंड एजुकेटर लाइक मी इट विल रियली बी वेरी अप्रिशिएटिव अगर आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें. तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए इफ़ यू लाइकिंग द कंटेंट एंड एवरीथिंग. दैट विल गिव मी मोर मोटिवेशन टू ब्रिंग यू मच बेटर कंटेंट इन फ्यूचर, राइट. चलिए अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इसका मतलब होता है डेटा का सेंट्रल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे. ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेटा को एक सिंगल फिगर में समराइज करना. मतलब जब आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, बहुत बड़े ग्रुप की बात कर रहे हो, तो आप उसको एक पर्टिकुलर डेटा या एक पर्टिकुलर नंबर से कैसे एसोसिएट कर सकते हैं जो मेजरली मिडिल वैल्यू होगा, जो पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू से डिफाइन करा दे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो उसमें पहला आता है आपका मीन. मीन का मतलब है सभी वैल्यू का एवरेज बेसिकली. तो अगर आपका डेटा जो है वो अनग्रुप्ड है, आपको बेसिकली कुछ ऐसे लूज नंबर दिए जाते हैं और उनका आपको मीन निकालना होता है, तो दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब कि समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ द आउटपुट आपके पास है वो. जैसे 2 4 6 है तो इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 एंड द एवरेज इज गोइंग टू बी 4. ओके, अब यहाँ पे बेसिकली जो मीन का फीचर होता है वो ये है कि इसको मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करता है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ये बेस्ट होता है. ठीक है, लेकिन अगर आपका डेटा जो है वो ग्रुप्ड या फिर डिस्क्रीट डेटा है, तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी जो है नंबर ऑफ जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसके साथ. ठीक है, और अगर ग्रुप प्लस कंटिन्यूस डेटा है तो यहाँ पे आप जो x है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे. अगर 10 to 20 है आपका क्लास तो उसमें से मिड पॉइंट हो जाएगा आपका 15. ठीक है, तो आप मिड पॉइंट निकालेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो नीचे आ जाएगी. ठीक है, और ऐसे ही अज्यूम्ड मीन में फॉर्मूला अलग हो जाएगा और स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला अलग हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं. अज्यूमिंग कि हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है. रिकैप के लिए आपको सब कुछ दिया हुआ है. अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, सारी चीजें लिखिएगा. अगर ये सारी चीजों से न्यूमेरिकल आता है तो बिल्कुल आपको फ्री के 2-4 नंबर मिल जाएंगे, और उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन या एलिमिनेट द फॉलोइंग तो आ ही जाता है, तो याद रखिएगा. ठीक है, चलिए अब मीन जो है वो सिमेट्रिकल डेटा निकालने के लिए बेस्ट यूज जो है मीन का यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, अब ये जो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से अफेक्ट होता है, और इसमें बेसिकली जो आपका रिजल्ट है वो नॉर्मल या फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जितना आता है. ठीक है,
चलिए अब हम बात कर लेते हैं मीडियन की। मीडियन वो वैल्यू होती है जो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ये जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता और डेटा जो है वो स्वीक्ड, यहाँ पे जो है स्वीक डेटा के लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है। और ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशंस में भी यूजफुल होता है, ठीक है। अब इनकम डेटा में मीडियन ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। जैसे मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, जिसको हम पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं क्योंकि ये हमको मिडिल वैल्यू की पोजीशन बताता है, ठीक है। अब जैसे हम ऑड इवन का निकालें तो ऑड इज n+1/2 एंड इवन इज द एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2+1, ठीक है। और वेराज अगर ग्रुप या कंटिन्यूस डेटा है आपका तो आप L plus n/2 minus CF upon F into H से निकालेंगे। तो L is your lower limit, then n/2, n is your cumulative frequency, then F is your total frequency, then CF is your cumulative frequency and H is your class width, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है ग्रुप या कंटिन्यूस डेटा में भी मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन प्रॉपर्टीज मैंने इसकी आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन उसके अलावा भी इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, और ग्राफिकली जब हम इसको लोकेट करते हैं तो इसको ओजाइव बोलते हैं। ओजाइव ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्वीक्ड होता है, ठीक है। और ये जो है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम, मतलब कि जो आप एब्सोल्यूट डेविएशन, कभी भी आप डेविएशन निकालोगे और उसका सम अगर आप मीडियन से निकालोगे तो हमेशा क्या होएगा, मिनिमम होएगा। क्या होएगा, मिनिमम होएगा। और जब आपको ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे मीन जो है वो सबसे बड़ा नंबर होएगा, फॉलोड बाय मीडियन एंड देन मोड, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोड की। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार अकर करती है। This is like easiest to understand, ठीक है। It cannot like can be no mode, unimodal और multi model, ठीक है। ये तीन तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपका no mode, unimodal और multi model। और ये जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता क्योंकि दिस इज जस्ट सिंपली अबाउट रिपीटेशन ऑफ द डेटा। कोई भी डेटा कितनी बारी एक ही डेटा सेट में रिपीट हो रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। ये यूजफुल होता है नॉमिनल और कैटेगोरियल डेटा में, और दिस इज नॉट केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इससे आप आगे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते बिकॉज इट ओनली टेल्स यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग इन अ डेटा, ठीक है। एंड दिस कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, हिस्टोग्राम में आप इसको लोकेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक इंपीरियल रिलेशनशिप दिया है मोड, मीडियन और मीन का, विच इज लाइक मॉडरेटली स्वीक्ड होता है एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्लीज रिमेंबर दैट मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप मीडियन मतलब एक ही डेटा के मीडियन मीन में से 3 मीडियन में से 2 मीन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन करेंगे तो आपको मोड आ जाएगा, ठीक है। और इसको इंपीरियल रिलेशनशिप बोलते हैं मीन मीडियन मोड का। तो ये जेन्युइनली लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स। अगर आप लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, इफ नॉट प्लीज कंसिडर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। अब हम मेजर्स ऑफ डिप्रेशन पे आते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी हमें सिर्फ एवरेज वैल्यू बताती है, लेकिन जो आपका, सॉरी डिड आई सेड मेजर्स ऑफ डिप्रेशन, हाँ, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो आपको सिर्फ एवरेज वैल्यू बताती है, लेकिन डिस्पर्जन जो है ये बताता है कि डेटा कितना स्प्रेड या स्कैटर्ड है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में एवरेज सेम हो सकता है बट वेरिएबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी किसी भी डेटा की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन की। तो रेंज सबसे सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे 2, 5, 8, 12, 20 ऐसे कोई वैल्यू दी हुई है तो इसकी रेंज हो जाएगी 20 माइनस 2, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो आपके डेटा की रेंज जो है वो 18 है, ठीक है। अब बेसिकली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रेंज की। कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड करता है। बीच का डेटा इग्नोर हो जाता है और हाईली सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के लिए, ठीक है। तो रेंज इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो रेंज जो है हम उसमें सिर्फ एक्सट्रीम्स की बात करते हैं और बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे इग्नोर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वार्टाइल पे। क्वार्टाइल डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। Q1 जो है वो आपका 25th परसेंटाइल होता है या फिर 25th पोर्शन ऑफ डेटा होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर Q2 जो है वो आपका मीडियन होता है। Q2 को हम मीडियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 50th परसेंटाइल होता है और ये मिडिल वैल्यू होती है आपके डेटा की, ठीक है। फिर Q3 जो है वो 75th परसेंटाइल होता है और ये आपके डेटा का 3/4 हिस्सा जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो अब अगर आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ये मिडिल 50% डेटा का स्प्रेड बताता है, ठीक है।
Q3 माइनस Q1 मतलब 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, तो यहाँ पे आपके बीच के 50% डेटा का जो है वो मीन आता है, ठीक है, मिडिल वैल्यू जो है वो आती है, स्प्रेड आता है डेटा का, ठीक है। फिर बात करें क्वार्टाइल डेविएशन की, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 से क्वार्टाइल डेविएशन आप कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ QDR, ये पोजिशनल मेजर है जो आपके डेटा की पोजिशन को मेजर करती है। आउटलायर से ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं होता, स्वीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजफुल होती है और एल्जेब्रिकली कन्वीनियंट नहीं होती, क्योंकि आप इसको आगे जो है वो ट्रैक नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, लेकिन यू बी एबल टू डू अ बॉक्स प्लॉट illustration showing the dispersion and scatteredness of your data, ठीक है। अगला है हमारे पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब होता है एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। तो जो भी आपके एब्सोल्यूट डेविएशन है उनका एवरेज क्या है, ये हम मीन डेविएशन में देखते हैं फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू, मतलब कि सेंट्रल वैल्यू से वो डेटा कितना डेविएटेड है, ये हमको मीन डेविएशन बताता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है माइनस साइन इग्नोर करना, यहाँ पे हम माइनस साइन जो है इग्नोर कर देते हैं। और अनग्रुप्ड डेटा में यूल डू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, और ग्रुप्ड डेटा में यूल डू सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे हाँ, तो ये हो गया आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जब आप मीन डेविएशन मीन से निकाल रहे हो, और जब आप मीडियन से निकाल रहे होंगे तो x माइनस एक्स बार को आप जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस एम से, m जो यहाँ पे है आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका जो डेविएशन है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज को भी यूज करके निकाला जाएगा। मिनिमम होता है जब डेविएशन मीडियन से लिया जाता है, मतलब जब आप मीडियन से डेविएशन लोगे तो आपका जो मीन डेविएशन है वो सबसे कम आएगा, क्योंकि आप यू आर टेकिंग द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। देन रेंज और क्वार्टाइल से बेटर मेजर होता है मीन डेविएशन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से कम पावरफुल होता है और एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है। तो मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन, दैट इज लाइक द इंपॉर्टेंट थिंग यू रिक्वायर टू रिमेंबर। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूज मेजर्स है, स्पेसिफिकली नेट में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो वेरिएंस जो है इसमें दिस मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब कि जो आपका वेरिएंस निकलता है यहाँ पे, ये स्क्वायर डेविएशन मीन का भी मीन होता है, ठीक है। मतलब जो आपने मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन निकाला है उसका भी जब आप मीन निकालोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस ए काइंड ऑफ अ थिंग विद स्क्वायर इज नोन एज वेरिएंस, ठीक है। अब ये भी अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड डेटा में निकलता है, ठीक है। तो अगर अगेन सेम थिंग, अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो यूल कैलकुलेट विद एन, ठीक है, whereas अनग्रुप्ड डेटा है तो यूल कैलकुलेट विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑल्सो अगर आपने स्टेप डेविएशन नहीं निकाला है तो उसका शॉर्टकट स्टेप डेविएशन का भी फॉर्मूला होता है, वे यू कैन कैलकुलेट लाइक दैट। और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट वेरिएंस, मतलब अगर आपको क्योंकि वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू वेरिएंस का रूट, ये आई थिंक आपको इतना रिलेशनशिप इजीली याद रहेगा। और अगर आपको उसका कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, तो कोएफिशिएंट के लिए यूल डू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है, इंटू 100, तो आपको रिलेटिव मेजर मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बताता है कि एवरेज वैल्यू से डेटा कितना दूर स्प्रेड होगा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, दैट इज मेनली रिजिडली डिफाइंड, सभी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है, एल्जेब्रिकली इट्स वेरी यूजफुल, और स्क्वायरिंग की वजह से आउटलायर्स का इफेक्ट जो है वो होता है यहाँ पे, और एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी ये बेस होता है, ओके। एंड देन यू हैव कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक रिलेटिव मेजर है, ठीक है, जहाँ पे आप अगेन अभी मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करोगे इंटू 100 करोगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिल जाएगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होता है वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो नेट के पर्सपेक्टिव से आपको ऐसा याद रखना है कि लोएस्ट CV जो है दैट इज इक्वल टू हाईएस्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं। मतलब अगर मीन आपका प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है तो डेटा जो है आपका 68% जो है डेटा आपका जो है वो स्टैंडर्ड है, ओके। वेराज अगर वो प्लस माइनस 2 वेरिएंस जितना होता है तो 95% डेटा जो है वो स्टैंडर्ड है, और अगर आपका मीन जो है वो प्लस माइनस 3 वेरिएंस जितना होता है तो डेटा इज 99.7% कवर्ड हियर, ठीक है।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब मेजर्स ऑफ डिप्रेशन शोज द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और स्प्रेड इन डेटा अराउंड इट्स सेंट्रल वैल्यू। तो अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, बिकॉज इट बेसिकली मेनली कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और आई होप कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई होगी अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी एंड देन मेजर्स ऑफ dispersion, and then how quartile deviation and MD and SD are related to each other and at the same time distinctive। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज के पैटर्न को मैनेज करना। ठीक है, इसमें मेजरली इसका यूज जो है वो रिस्क एनालिसिस, फोरकास्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग में होता है। और इसमें मेजरली हम तीन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को देखने वाले हैं। वन इज योर बाइनॉमियल, सेकंड इज योर पॉइजन एंड नेक्स्ट इज योर और द लास्ट वन इज योर नॉर्मल। ठीक है, तो पहले बाइनॉमियल से शुरू करते हैं। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होता है जब फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, मतलब n होते हैं, और हर ट्रायल इंडिपेंडेंट हो, हर ट्रायल में सिर्फ दो आउटकम हो, सक्सेस या फेलियर, जैसे कॉइन टॉस करना। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को p से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप 1 माइनस p निकाल दो तो वो q आ जाएगा विच इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.75, उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो 0.25 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके अलावा जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताता है कि एन ट्रायल्स में के सक्सेसेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हर ट्रायल में सक्सेस का चांस सेम हो तो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है वो आप देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे। एन जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, के जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस और पी जो है वो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं वो मेनली नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे डिपेंड करते हैं। अगेन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, और मीन अगर आपको निकालना है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो यू कैन डू इट विथ मल्टीप्लाइंग n इंटू पी। ठीक है, और वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो n इंटू पी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी, मतलब कि फेलियर npf या सॉरी npq। तो नंबर ऑफ फेलियर जो होता है यहाँ पे वो 1 माइनस पी होता है विच इज इक्वल्स टू f। तो npq करेंगे आप तो आपका वेरिएंस भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होती है जब इवेंट्स रैंडमली अकर होते हैं, गिवन टाइम, एरिया या स्पेस में काउंट हो, और प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है अकरेंस की, और इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एक आवर में कॉल्स का नंबर, मतलब कि एक आवर में आपके पास कितने कॉल आ रहे हैं, रोड एक्सीडेंट जो है वो पर डे, और प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा रैंडम है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, एंड दे कैन हैपन इन एनी अकॉर्डेंस। इट कुड बी लॉट इन नंबर सम डेज एंड इट कुड बी वेरी लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये बताता है कि फिक्स्ड इंटरवल में के इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब एवरेज रेट कांस्टेंट हो तो। ठीक है, अब द फॉर्मूला हियर इज गिवन टू यू व्हिच इज e and that sign here that is known as lambda। ठीक है, lambda is the average rate of occurrence। ठीक है, और k जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ इवेंट्स को डिनोट करता है। अब जो आपका lambda है ये एवरेज नंबर ऑफ occurrence जो है पैरामीटर को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी e है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड ही होती है, जो कि होती है 2.718। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, इसमें इवेंट्स जो है वो रैंडम और इंडिपेंडेंट होते हैं। टाइम डिवाइड बाय स्पेस जो है ये कंटिन्यूअस और इवेंट डिस्क्रीट वाले टाइम पे जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब जब आपका इवेंट जो है वो डिस्क्रीट हो और टाइम और स्पेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंटल हो और बहुत ही ज्यादा इवेंट ऑफ अकरिंग जो है यहाँ पे फिक्स्ड हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन जो है यहाँ पे वो लैम्बडा होता है आपका, और वेरिएंस भी लैम्बडा ही होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीन है वो वेरिएंस के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि बोथ आर लैम्बडा, सो मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस। ये जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं इनमें से इतनी इजीली सवाल बन जाते हैं, वी गेट कंफ्यूज, राइट? तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग सो मच अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाई नॉट टू फोकस ऑन एग्जैक्टली व्हाट इज सपोज्ड टू बी आस्क्ड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कंसिडर टेकन स्क्रीनशॉट, और अदरवाइज आप जैसे भी प्रेफर करें आप करें, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज इट फर्दर।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेल कर्व भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में। इसमें आप हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, आईक्यू लेवल, मेजरमेंट एरर्स, एग्जाम मार्क्स, ये सारी चीजें जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये एक कंटिन्यूअस सिमेट्रिक बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से कंप्लीटली डिफाइन होता है। ठीक है, अब इसका आप फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका u है दैट इज योर मीन, और जो आपका वो a वाला साइन है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स की। मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिक होता है ये। एट द सेम टाइम हियर मीन इज इक्वल्स टू मीडियन दैट इज इक्वल्स टू मोड, और कर्व जो है इसका एसिम्प्टोटिक होता है, मतलब एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता। ठीक है, और टोटल एरिया जो है इस कर्व के अंदर 1 होता है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि अगर आपका मीन जो है वो 1 प्लस माइनस 1 डेविएशन के बराबर हो तो 68% डेटा जो है वो कवर्ड होता है, 2 के बराबर हो तो 95% डेटा कवर होता है, और 3 के बराबर हो तो 99.7% डेटा कवर होता है। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाउंडेशन होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। बाइनॉमियल में फिक्स ट्रायल्स होते हैं और यहाँ पे सक्सेस और फेलियर पे जो है प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। पॉइजन एवरेज रेट पर इंटरवल फॉर्मूला पे काम करता है, और नॉर्मल जो है वो कंटिन्यूअस और सिमेट्रिक डेटा पे काम करता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हाउ प्रोबेबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एंड अगर आप जिस भी तरीके से इसको रिवाइज करना चाहें वैसे आप इस कंटेंट को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आई थिंक दिस इंटायर चार्ट गोना कवर योर मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनायर की। ठीक है, तो क्वेश्चनायर इज बेसिकली अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, एंड इट इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मतलब क्वेश्चनायर जो है वो आपकी डेटा कलेक्शन का एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है जिसको आप एज अ रिसर्च डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं बाई गिवन द रिस्पोंडेंट्स। मतलब जिनसे भी आपको डेटा कलेक्ट करना है उनको आप बहुत सारी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस देंगे and they'll fill it for you and then you'll be able to collect lot of data whatever you require for। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पज यही है कि आप स्टैंडर्डाइज कंपेरेबल डेटा जो है लार्ज नंबर में लोगों से एफिशिएंटली कलेक्ट करना चाहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाएगा कि क्वेश्चन आया जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्डाइज होते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, मतलब कि ऑफन रिस्पोंडेंट जो है ये खुद इसको इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करते हैं, तो वो मोर रिलायबल माना जा सकता है। एट द सेम टाइम क्वांटिटेटिव फोकस होता है यूजुअली यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी न्यूमेरिकल डेटा जो है वो जनरेट हो जाएगा, और वर्सेटाइल होता है। आप इसको फैक्ट्स, ओपिनियंस, एटीट्यूड किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द प्रोज हियर आर कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ब्रॉड रीच जो है इसमें पॉसिबल हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट ऑनलाइन। आज के टाइम में ये सारी चीजें करना जो है ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, तो यू कैन हैव अ वाइड रीच, एंड देन कॉन्स आर ओनली के रिस्पॉन्सेज लो हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ डेप्थ और क्लैरिटी हो सकती है क्वेश्चंस में। देन कमिंग टू सैम्पल क्वेश्चन आयर डिजाइन, यहाँ पे आपको एक पूरा सैम्पल क्वेश्चन आयर दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन आयर किस तरीके का दिख सकता है, जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए, अब बात करते हैं जब भी आप क्वेश्चन आयर डिजाइन करेंगे तो आपको कौन से प्रिंसिपल और थ्योरीज जो है उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो पहले ही चीज आपको मेंटेन करनी है कि आपका क्वेश्चन आयर जो है वो क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी के साथ बना हो, विच मेक इट अनएम्बिगुइश एंड लाइक जो भी आपको कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है जिससे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, कोई भी जार्गन यूज मत करिए, मेक इट सिंपल। न्यूट्रलिटी, मतलब कि आप जो है कोई भी ऐसे क्वेश्चंस मत इंक्लूड करिए जिसमें आपका बायस जो है वो एक्सट्रीम पे जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस लिखिए जो न्यूट्रली आंसर किए जा सकते हैं, जहाँ पे बायस जो है वो रिड्यूस हो सकता है। फिर लॉजिकल फ्लो होना चाहिए क्वेश्चंस का, मतलब कि आप जो है पहले जनरल चीजें पूछिए फिर स्पेसिफिक चीजों पे जाइए, एक ये फ्लो ऑफ क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली रखिए, सो दैट किसी भी क्वेश्चन आयर फिल करने वाले रिस्पोंडेंट के लिए वो एक स्मूथ फ्लो हो, स्मूथ एक्सपीरियंस हो। फिर वर्बिटी मतलब कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल वाइल मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स टू रिड्यूस फटीग, मतलब कि ज्यादा एग्जॉस्टिंग और बड़ा मत बनाइए, बिकॉज पीपल टेंड टू लूज इंटरेस्ट एंड देन दिल फिल व्हाटएवर दिल फील लाइक इंस्टेड ऑफ गिविंग इट लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल। देन यू शुड डू
प्री टेस्टिंग मीन्स कि आप जो है उस क्वेश्चन आयर को एक स्मॉल सैंपल के रूप में पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है वो मैसिव लोगों को भेजिए। इससे आप अपने एरर्स और फ्लो इशू को करेक्ट कर पाएंगे बाय डूइंग प्री टेस्टिंग। और यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन आयर होते हैं, एक होते हैं क्लोज क्वेश्चन, जहाँ पे आप जो भी रिस्पॉन्डेंट है उसको आप बस थोड़ी लिमिटेड चॉइसेस देते हो टू चूज बिटवीन दीज, एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन आर बेसिकली वन लाइनर और शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन where the respondent has the flexibility to write whatever they feel like। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करेंगे सैम्पलिंग की कंसेप्ट, प्रोसेस और टेक्निक्स की। सैम्पलिंग मतलब कि एक पॉपुलेशन में से ग्रुप ऑफ लोगों को चूज करके उनकी स्टडी करना, उनका डेटा कलेक्ट करना, इसको ही हम सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट of a population for the purpose of determining parameters और characteristic of the whole population। पूरी population की characteristic का पता लगाना एक छोटे से ग्रुप को सैंपल लेके, उसको ही हम जो है सैम्पलिंग बोलते हैं। और हम सैंपल क्यों लेते हैं? क्योंकि पूरे पॉपुलेशन को पढ़ना जो है वो टाइम सेविंग नहीं होएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, इसलिए उसको कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग बनाने के लिए हम सैंपल लेते हैं इंस्टेड ऑफ द होल पॉपुलेशन। नॉन फीजिबिलिटी मतलब कि ये पॉसिबल होता है जब स्टडी करनी हो आपको इंटायर पॉपुलेशन को इन प्रैक्टिकल वे में, इंस्टेड ऑफ लाइक रीचिंग टू एवरी सिंगल पर्सन। अब बात कर लेते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस फ्लो की। तो पहले आप डिफाइन करेंगे टारगेट पॉपुलेशन, कि आपको एग्जैक्टली पॉपुलेशन में से किन लोगों के ऊपर सैंपल जो है वो करना है। उसके बाद आप सैंपल फ्रेम को डिसाइड करेंगे, मतलब आप क्या क्या एलिमेंट्स उसमें रखने वाले हैं, वो सारी चीजें। फिर आप एक सैम्पलिंग मेथड चूज करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड मतलब कि आप किस टेक्निक से जो है सैम्पलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप डिटरमाइन करेंगे सैंपल साइज, कि आपको कितने बड़े सैंपल साइज की जरूरत होगी। उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्शन के बाद आप उस डेटा को असेस करेंगे और जो भी है उसका एवेल्युएशन जो है उस डेटा का करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज अ सैम्पलिंग प्रोसेस। नाउ कमिंग टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब आप सैंपल जो है वो बिल्कुल रैंडमली चूज कर रहे हैं विदाउट एनी सेग्रीगेशन, तो उसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर रैंडम सैम्पलिंग। अब इसके अंदर मेजरली ये 4 सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाती है। पहला है सिंपल रैंडम, किसी को भी रैंडमली पिक कर लिया, जैसे लॉटरी मेथड हो गया, कुछ भी होगा, यहाँ पे देयर इज नो इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड। ठीक है, फिर है आपका सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में मतलब आप एवरी केथ एलिमेंट को जो है आप चूज करेंगे। मतलब आप किसी स्कूल में जाते हैं, आपको बच्चों का सर्वे लेना है, तो आप बोलेंगे कि लाइन में बच्चों को खड़े कर दो, एवरी 5th चाइल्ड को इसमें से निकाल दो। वो भी रैंडम है, कुछ इतना सोचा नहीं है, बस ये है कि पूरे डिस्पर्स या स्कैटर्ड लोगों को कवर करने के लिए यू आर चूजिंग अ nth नंबर टू पिक द पीपल आउट। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रैटिफाइड मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसको स्ट्राटा में डिवाइड कर दो। स्ट्राटा आर बेसिकली बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्राटा इज बेसिकली स्मॉल ग्रुप्स या सब ग्रुप्स जो किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जैसे कि हो गया कि आपने मेल्स और फीमेल्स का अलग जो है वो ग्रुप बना दिया है, उसमें से अब आप रैंडमली लोगों को चूज कर रहे हैं, तो ये सब ग्रुप बन गया है नॉर्मल लोगों के अंदर। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेल्स या फीमेल्स का आपने स्टार्टा बना दिया, उसमें से आप रैंडमली लोगों को चूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लस्टर जो है वो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर ही आता है। ये पॉपुलेशन को डिवाइड करता है क्लस्टर्स में। ठीक है, तो क्लस्टर्स जो है ये रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं और ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। क्लस्टर मतलब कि जैसे आप किसी स्कूल में गए, अब आपने हर क्लास को एक क्लस्टर में बांट दिया, हर क्लास से आप 5-5 बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप क्लस्टर बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली रैंडम लोगों का बहुत बड़ा झुंड था, उसको बस एक क्लस्टर मतलब कि एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ग्रुप किस तरीके का है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कॉलोनी का ग्रुप, वो कॉलोनी का ग्रुप, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, देन यू आर चूजिंग द पीपल रैंडमली आउट ऑफ दैट क्लस्टर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की, जो नॉन रैंडम होती है। यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो रिसर्चर के जजमेंट या कन्वीनियंस के बेसिस पे होता है। ये रैंडम चांसेस को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, और यहाँ पे इसको आप जनरलाइज तरीके से यूज नहीं कर सकते। जैसे उसमें पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, मुझे 10 बच्चों का सैंपल लेना है, तो मैं अपने आसपास के रहते हुए बच्चों को बुला के उनका सैंपल ले लूंगी, इंस्टेड ऑफ पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन गोइंग टू वेरियस प्लेसेस एंड डूइंग इट रैंडमली। ठीक है,
तो वो हो गया आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के मेंबर को जो है एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पे बायस की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे को स्टूडेंट्स पे सर्वे करना है तो मैंने एक कॉलेज पे जाके, जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने उधर ही जाके सर्वे कर लिया, और प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि बायस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इंडिया में सारे स्टूडेंट्स में से मैं सिर्फ एक कॉलेज के, एक पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स का जाके सर्वे कर रही हूँ, तो उसमें बायस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज माइट द एंटायर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन वोंट बी एबल टू कवर बाय जस्ट टेकिंग द कन्वीनियंस सैंपल, राइट। अब उसके बाद हम बात कर लेंगे जजमेंट या फिर पर्पजेस सैंपल की। ये बेस्ड होता है रिसर्चर के एक्सपर्टीज पे, ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो खुद सेलेक्ट करता है सर्वे के लिए स्पेसिफिक पर्पज के कारण, ठीक है। अब जैसे अगर कोई रिसर्च है, वो काम कर रहा है कि हाउ डेंटिस्ट ग्रो आफ्टर पर्टिकुलर एज इन their प्रोफेशन, लाइक हाउ मच मनी दे अर्न आफ्टर 15 years इन प्रोफेशन, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को जाके उसके लिए अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसको हम जजमेंट या पर्पसिव सैंपलिंग बोल देंगे। फिर आ जाएगा आपका कोटा। कोटा में आप जो है वो इंश्योर करते हो कि सैंपल जो है वो सेम प्रोपोर्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब सिलेक्शन इसके अंदर भी जो है ग्रुप्स का, वो नॉन रैंडम ही होता है। तो दिस इज नॉट रैंडम, हाउ, बिकॉज यू आर मेकिंग द ग्रुप्स वेरी प्रोपोर्शनेटली, जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो कि कुछ भी जो है मिस ना हो। सो दैट इज वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में हम सब ग्रुप्स बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है टू मेक अ ग्रुप। एट द सेम टाइम ग्रुप बनाने के बाद भी आप लोगों को रैंडमली ही चूज कर रहे हो, लेकिन कोटा के अंदर आप ग्रुप भी बना रहे हो, बट देन यू आर सिलेक्टिंग पीपल इन नॉन रैंडम मैनर, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मेथड का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च जो है वो एक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिसर्च करने जाएगा, तो वो पहले एक बंदे से पूछेगा। अब उसकी रीच जो है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, तो वो जिस बंदे का सर्वे कर रहा है वो उसको ही बोलेगा कि सजेस्ट मी समवन लाइक यू सो दैट आई बी एबल टू टेक देयर टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देन ऑल्सो। तो एक इंसान किसी दूसरे को सजेस्ट करेगा, एंड दैट इज हाउ द डेटा विल बी कलेक्टेड। तो इसमें सैम्पलिंग जो है वो बिल्कुल भी रैंडम नहीं हुई, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे की एरर्स क्या हो सकते हैं, सैंपल जो है वो सेम प्रोपोर्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स में होने की वजह से बहुत ही ज्यादा बायस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सैम्पलिंग एरर जो है उसकी बात कर लेते हैं। ये मे बी आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, प्रॉबेबली अगर मैं एडिट करूंगी तो मैं इसको आपको जूम इन करके डाल दूंगी, बाकी आप वर्बली तो सुन ही लीजिए। एक होता है आपका सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर वो होता है जो डिफरेंस बताता है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में और पॉपुलेशन पैरामीटर में, ठीक है। वो किसी भी चांस से हो सकता है। और दूसरा होता है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। ये एरर वो होते हैं जो रिलेटेड होते हैं सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन से, ठीक है। तो नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है और उसका जो भी डेटा है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी पॉपुलेशन से अलग है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब कि आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो आपने डेटा कलेक्शन में गलती कर दी, जो रिस्पॉन्डेंट बोल रहे हैं आपने सही से डेटा कलेक्ट नहीं किया, डेटा इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी, डेटा को रिप्रेजेंट करने के पहले आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं किया, उसमें गलती कर दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके थ्रू हम सैंपल डेटा के बेसिस पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजंस लेते हैं। बेसिकली हम चेक करते हैं कि जो क्लेम या अजम्पशंस हमने लिया है वो डेटा के साथ सपोर्ट करता है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेना सिर्फ अजम्पशंस पे नहीं होता है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हाइपोथेसिस जो है वो आपकी दो तरीके की होती है। पहला है आपका नल हाइपोथेसिस, जो हम HO से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट या नो डिफरेंस होती है। इसका स्टैटस क्यू को रिप्रेजेंट करती है ये स्टैटिस्टिक्स, और हमेशा इक्वालिटी साइन जो है यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल, HO जो है वो आपके U 100 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब पॉपुलेशन मीन जो है वो 100 के बराबर है, ठीक है। वेराज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, ये रिसर्चर जो प्रूव करना चाहता है
उसके डिफरेंस या इफेक्ट को शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके साइंस होते हैं वो नॉट इक्वल टू, बिगर देन, मोर देन, ये होते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन यूज करते हैं वो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। जैसे कि आपका मतलब जो मीन है वो 100 से डिफरेंट है, ठीक है। तो डिसीजन हमेशा HO के अगेंस्ट लिया जाता है और H1 को डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट लिया जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है डिफरेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइप्स ऑफ एरर होता है, टाइप 1 एरर होता है और टाइप 2 एरर होता है। तो टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि आपका HO जो है वो ट्रू है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर दो गलती से, मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बराबर हो जाती है। मतलब आप इनोसेंट को गिल्टी डिक्लेयर कर दे रहे हो यहाँ पे, मतलब HO जो है वो यहाँ पे ट्रू था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं या फिर फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका टाइप 2 एरर, जहाँ पे बीटा एरर होता है, मतलब कि आपका जो नल हाइपोथेसिस था वो गलत था, ठीक है, और आपने क्या किया, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि एक्चुअल डिफरेंस होते हुए भी एक्सेप्ट कर लेना। मतलब कि आपने HO जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो गलत था लेकिन फिर भी उसने आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली गिल्टी को इनोसेंट जो है छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो टाइप 1 एरर जो है वो ज्यादा सीरियस होता है मोस्ट केसेस में। चलिए अब एक बार क्विकली रिकैप दे देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हुए तो। टाइप 1 एरर मतलब कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था, आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। टाइप 2 एरर, इसको बीटा बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, मतलब कि आपका नल हाइपोथेसिस गलत था लेकिन फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर की। मतलब स्टेप 1 जो है वो आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से शुरू होता है। आप अपनी हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे। सबसे पहले आप क्लियरली डिफाइन करोगे नल हाइपोथेसिस को, देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, उसके बाद आप सिग्निफिकेंस लेवल जो है उसको सेट करोगे, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी, सिग्निफिकेंस लेवल वो प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें हम ट्रू HO नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का रिस्क लेते हैं। मतलब कि अगर सिग्निफिकेंस लेवल जो मोस्ट कॉमनली लिया जाता है 0.05, ठीक है। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस इससे कम है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन नहीं है तो रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। और वेराज अगर 0.01 है सिग्निफिकेंस लेवल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है। 0.05 जो है वो मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट करोगे डेटा को, फिर टेस्ट करोगे। अब डेटा कैलकुलेशन और टेस्टिंग जो है वो आप Z टेस्ट, T टेस्ट, chi स्क्वायर टेस्ट, F टेस्ट, ये सारे टेस्ट लगा के हाइपोथेसिस को जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब डिटरमाइन करोगे क्रिटिकल वैल्यू, उसको हम P वैल्यू भी बोलते हैं। यहाँ दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच और दूसरी होती है P वैल्यू अप्रोच। आप इन वैल्यूज को निकालोगे, उसके बाद आप डिसीजन लोगे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करना, मतलब क्रिटिकल वैल्यू के साथ या P वैल्यू के साथ जो भी आपने निकाला है उसको अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करना और फिर देखना कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो अब उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला होता है मेथड 1 क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या बोलता है, अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स रिजेक्शन रीजन में आता है तो रिजेक्ट कर दो अपनी नल हाइपोथेसिस को। मतलब कि अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिजेक्शन रीजन में पड़ रहा है तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दीजिए। और अगर रिजेक्शन रीजन में नहीं आता तो बेसिकली टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, तो आपको HO को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। और फिर दूसरा है आपका P वैल्यू अप्रोच। तो इसमें अगर P वैल्यू जो है वो आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा है तो रिजेक्ट को क्या, नल हाइपोथेसिस को क्या करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। और P वैल्यू जो आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उससे कम है, ठीक है, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात जो है, अगर आपको रिजेक्ट लग रहा है कि दोनों में तो रिजेक्ट कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए। क्रिटिकल वैल्यू में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ रही है तो रिजेक्ट कर दो HO को, रिजेक्शन रीजन में नहीं आ रही तो आप HO को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, फेल टू रिजेक्ट, ठीक है। वही सेम चीज P वैल्यू में दी हुई है कि P वैल्यू में अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा होने की वजह से रिजेक्ट कर दोगे आप HO को, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन अगर आपकी P वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से, जैसे 0.05 अगर आपने सेट किया है उससे कम आ रही है, ठीक है, तो आप HO को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है।
अब जब भी आपने ये सारे मेथड्स लगा लिया और कैलकुलेशन कर लिया, तो आप कंक्लूजन पे आओगे। यहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि ओरिजिनल प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेटेड जो भी आप कर रहे हो उसका डिसीजन लोगे। मतलब अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस देन है, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, और फिर विजुअल एड, मतलब कि यहाँ पे आप देखो जो ये बेल कर्व दिया हुआ है आपका, अगर सेंटर एरिया है तो यहाँ पे आप फेल टू रिजेक्ट हो जाओगे, एचओ को फेल नहीं कर पाओगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रिजेक्शन रीजन के बीच में आएगा अगर, तो फिर आप वहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो एचओ को। ठीक है, और अगर आपका सिग्निफिकेंस जो है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों साइड पे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू टेल्ड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक बेसिकली सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि सैम्पल एविडेंस सपोर्ट कर रहा है आपकी हाइपोथेसिस को या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपकी पॉपुलेशन क्लेम को। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट से हम ये सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला है आपका जेड टेस्ट। जेड टेस्ट एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो तब यूज होता है जब हम सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करते हैं और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है नोन होता है। यूजुअली लार्ज सैंपल साइजेस में जो है इसको यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली जब 30 से ज्यादा सैंपल साइज हो आपके पास। ठीक है, उस केस में फॉर्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स बार जो है वो आपका सैंपल मीन है, जो ये न्यू का साइन है वो आपका पॉपुलेशन मीन है, ये जो ए जैसा साइन है दैट इज योर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड एन इज योर सैंपल साइज। अब यहाँ पे अजम्पशन होता है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सैंपल साइज जो है वो 30 से ज्यादा हो, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नोन हो, और ऑब्जर्वेशन भी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब सैंपल मीन वर्सेस पॉपुलेशन मीन जो है यहाँ पे वो आप कंपेयर कर पाओगे, और प्रोपोर्शन टेस्टिंग हो सकती है यहाँ पे। जेड टेस्ट जो है वो प्रोपोर्शन टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है, और उसके साथ ही क्वालिटी कंट्रोल और लार्ज स्केल सर्वे में भी जेड टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे लार्ज सैंपल जो है वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए, तभी आप जो है वो जेड टेस्ट लगा पाएंगे। मेजरली ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टी टेस्ट की। ठीक है, तो टी टेस्ट जो है ये तब यूज होता है जब सैंपल साइज जो है वो 30 से कम हो, स्मॉल हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो। ठीक है, तो ये टेस्ट स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, बाकी सब सेम है। एस जो है यहाँ पे वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो n आपका जो है वो यहाँ पे बेसिकली एन जो है वो डिनोट करता है सैंपल साइज को, तो n-1 करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। तो टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपलसरी होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टेस्ट की टी टेस्ट के अंदर। तो पहला होता है वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, ये सैंपल मीन वर्सेस पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करता है। फिर आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंट टू टेस्ट। ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करता है, एग्जाम्पल मेल वर्सेस फीमेल परफॉर्मेंस, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीन को कंपेयर करना। ठीक है, फिर है आपका पेयर टी टेस्ट, ये सेम ग्रुप का बिफोर आफ्टर कंपैरिजन, एग्जाम्पल ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद का परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर टी टेस्ट, मतलब कि बिफोर आफ्टर कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। अब इसके अजम्पशंस हो जाएंगे, ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होती है, सैंपल साइज जो है वो स्मॉल होएगा, ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, और जो फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इक्वल वेरिएंसेस आर अज्यूम, यहाँ पे हम इक्वल वेरिएंसेस जो है उसको अज्यूम करेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए। तो टी टेस्ट हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन है, और एन जो है मतलब नंबर ऑफ सैंपल इज सैंपल साइज इज स्मॉलर देन 30। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एफ टेस्ट की। तो एफ टेस्ट का यूज टू पॉपुलेशन के वेरिएंस कंपेयर करने के लिए होता है, और ये अनोवा का बेस है, मतलब ये अनोवा का जो बेस फॉर्मूला है वो एफ टेस्ट से ही निकला हुआ है, और ये हेल्प करता है आपको दो पॉपुलेशन के वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है लार्जर वेरिएंस अपॉन स्मॉलर वेरिएंस। ठीक है, और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए अलग अलग जो डीएफ है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो जो df1 है वो न्यूमरेटर के लिए होगा, जहाँ पे आप n1-1 करेंगे, और df2 जो है वो n2-1 करेंगे। ठीक है, मतलब कि n1 इज योर सैंपल साइज फॉर वन वेरिएंस एंड n2 इज सैंपल साइज फॉर अनदर वेरिएंस। n1-1 करेंगे तो एक वेरिएंस, एक df आएगा, df1 आएगा, और n2-1 करेंगे तो df2 आएगा। ठीक है
तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएंसेस हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन जो है वो वेरिएंस कंपैरिजन के लिए होता है, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। चलिए अब अजम्पशंस यहाँ पे ये हैं कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल इंडिपेंडेंट होगा, डेटा क्वांटिटेटिव होएगा और रैंडम सैम्पलिंग से चूज किया होएगा, ठीक है। और एफ टेस्ट हमेशा जो है वो राइट टेल्ड टेस्ट होता है, इट्स नॉट रिटन हियर बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की आपकी एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ टेस्ट हमेशा राइट टेल टेस्ट होता है, राइट डाउन इफ यू राइटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विल डिस्कस काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जो कैटेगोरियल डेटा के लिए यूज होता है। ये चेक करता है कि ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ पे ओ जो है वो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और ई जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो बेसिकली आपने किसी भी डेटा को कितना ऑब्जर्व किया था कि इतना होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड मतलब कि कितना वो एग्जैक्टली निकला, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, एक्सपेक्टेड मतलब कि कितना आपने एक्सपेक्ट किया था और कितना ऑब्जर्वेशन के बाद निकला, उसके बीच के जो डिफरेंस के टेस्ट को हम जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अभी अप्लाई होता है जब आपको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस चेक करना हो, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट चेक करना हो, टेस्ट ऑफ होमोजीनियनिटी, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, टेस्ट ऑफ होमोजीनियनिटी और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, यहाँ पे जो भी आपका रिलेशनशिप बनता है उसको टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर जो है वो यूज होता है, ठीक है। अब जैसे जेंडर और प्रोडक्ट प्रेफरेंस रिलेटेड है या नहीं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दैट इज बेसिकली R-1 एंड C-1, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला इज लिटिल डिफरेंट, ठीक है। और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए यू गोना हैव सैम्पल साइज तो N-1, और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए यू गोना डू R-1 एंड C-1, ठीक है। और यहाँ पे अजम्पशंस होते हैं कि डेटा जो है वो कैटेगोरियल होता है, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 5 से या तो 5 के बराबर होती है या 5 से कम होती है, ठीक है। और ये लार्ज सैंपल जो है उसको प्रेफर करता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, याद रखिएगा इसको, एंड काई स्क्वायर डज नॉट टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके। सो काई स्क्वायर इज बेसिकली फॉर कैटेगोरियल डेटा एंड एसोसिएशन, ओके। तो आखिरी में ये जो ZTF और काई स्क्वायर टेस्ट है, ये स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं जिससे आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो अंडर डिफरेंट कंडीशंस, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको फॉर्मूला, उनके एप्लीकेशन, अजम्पशंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम और बेसिकली किस पैरामीटर में इनको अप्लाई किया जाता है, इतना पढ़ना आई थिंक इज गोइंग टू बी इनफ। और अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर डेफिनेटली फ्रॉम ऑल दीज कंटेंट आई हैव शेयर्ड विद यू टिल नाउ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब है रिसोर्सेज, मेजरली आपका मैन, मटेरियल, मशीन और मनी को एफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म करके गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करना। ये मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो प्रोडक्शन सिस्टम को प्लान, डिजाइन, ऑपरेट और कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड राइट कॉस्ट। कंसेप्चुअली ऑपरेशंस मैनेजमेंट का फोकस होता है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन एंड कस्टमर satisfaction, ठीक है। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट डील्स विद द डिजाइन, ऑपरेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। अब डेफिनेशन दी हुई है, प्लीज रीड इट योरसेल्फ। अब बात कर लेते हैं इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट मॉडल की। ये मॉडल बताता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है, जैसे रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर करके गुड्स बनाता है, लेबर है तो टेक्नोलॉजी के साथ उसका यूज करके सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, कैपिटल को प्रोसेस करके कस्टमर वैल्यू क्रिएट करता है और इंफॉर्मेशन को सिस्टम के थ्रू सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रोल्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो पहला होता है कॉस्ट मैनेज करना, जहां पे आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे फोकस करते हैं, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करके कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करना। क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए, जीरो डिफेक्ट फिलोसफी पे अगर आप काम करें तो डिफेक्ट ना हो तो आपका जो है काफी सारा पैसा बच जाएगा, वेस्टेज नहीं होएगी, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट मतलब फास्टर डिलीवरी,
रिड्यूस लीड टाइम एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन हो, मतलब प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, प्रोसेस इनोवेशन और रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट चेंजेस शुड बी वेरी क्विक एंड अटेंटिव सो दैट आप जो है वो कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स जो है वो ले पाए। फिर स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, मतलब सपोर्ट्स कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी, और उसके अलावा इट हैज टू अलाइन विद ऑपरेशन along with organizational goal, क्योंकि this gonna give you a smooth operational edge in the management। ठीक है, तो ऑपरेशन इज नो लॉन्गर अ सपोर्ट फंक्शन बट इट इज अ स्ट्रैटेजिक फंक्शन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सा फील्ड में जो है वो रिक्वायर्ड है, व्हाट आर ऑल द स्कोप्स हियर। तो पहला है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन करने के लिए यू नीड ऑपरेशन मैनेजमेंट, देन प्रोसेस डिजाइन के लिए, कैपेसिटी प्लानिंग के लिए, फैसिलिटी लोकेशन और लेआउट डिसाइड करने के लिए, ठीक है, ये अभी हम इन डेप्थ भी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए और मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए ये रिक्वायर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, राइट। अब हम बात कर लेते हैं चले अब हम बात कर लेते हैं फैसिलिटी लोकेशन की। तो फैसिलिटी लोकेशन का मतलब है प्रोडक्शन प्लांट, वेयर हाउस या सर्विस सेंटर के लिए बेस्ट जोग्राफिकल प्लेस का सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे डिसीजन जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी और सर्विस लेवल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, क्योंकि मेजरली इट्स फिक्स कॉस्ट फॉर द बिजनेस। और अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है फैसिलिटी लोकेशन का वो यही होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना, एक्सेसिबिलिटी को मैक्सिमाइज करना, इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उस जगह पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएं और आप लॉन्ग टर्म जो है वहाँ पे सस्टेनेबली काम कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे फैसिलिटी लोकेशन जो है डिसीजन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होता है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ इरिवर्सिबल, क्योंकि इट्स अ फिक्स्ड डिसीजन, इट गोना रिक्वायर लॉट ऑफ कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक एज इट इज लॉन्ग टर्म एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फैसिलिटी डिसीजन। तो पहले आपका इकोनॉमिक फैक्टर है, मतलब कि लैंड की कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट क्या है, यहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा पड़ेगा, टैक्सेस और इंसेंटिव्स उस जगह पे आपको कितने पे ऑफ करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर देख लेंगे हम मार्केट फैक्टर्स की प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स, मतलब कस्टमर से इस जगह की दूरी कितनी है, और डिमांड पोटेंशियल, मतलब कि अगर हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से डिमांड पोटेंशियल कितना रहेगा, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी फैक्टर्स, आप जिस भी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा, पावर और वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्किल्ड लेबर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा तो आपको और खर्चा करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, मतलब यहाँ पे रोड, रेलवे, पोर्ट की कनेक्टिविटी है फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एट द सेम टाइम मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द ओन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑल्सो। देन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मीन्स कि आप जो है जहाँ पे भी लोकेट कर रहे हैं वो एरिया वेल रूटेड या वेल कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट और लीगल फैक्टर्स दैट आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, environment regulation, tax benefit, and lastly social and environmental factor, climate, community acceptance और population norms, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा in order to locate a proper production or service facility in any area, ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं साइट सिलेक्शन एंड एनालिसिस की। तो साइट सिलेक्शन एनालिसिस का मतलब है मल्टीपल ऑल्टरनेटिव साइट्स में से बेस्ट साइट चूज करना यूजिंग सिस्टमैटिक एवेलुएशन टेक्निक्स। ये फैसिलिटी लोकेशन का लास्ट और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेथड होता है उसकी बात कर लेते हैं। पहला होता है आपका फैक्टर रेटिंग मेथड। फैक्टर रेटिंग मेथड मतलब कि आप इन कौन से मेथड यूज करके अपना जो है साइट सेलेक्ट करेंगे। तो पहला है फैक्टर रेटिंग मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, यहाँ पे हर फैक्टर को वेट दिया जाता है और ईच साइट को स्कोर दिया जाता है और हाईएस्ट वेटेड स्कोर वाली साइट को आप जो है वो चूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर साइट के टोटल कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर किया जाता है। लोएस्ट कॉस्ट से लेके हाईएस्ट कॉस्ट तक की चीजें जो है यहाँ पे कंपेयर की जाती है और हाईएस्ट बेनिफिट साइट जो है यहाँ पे सिलेक्ट की जाती है, जिसमें लोएस्ट कॉस्ट हो और हाईएस्ट बेनिफिट हो वो वाली साइट जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, मतलब डिफरेंट लोकेशन के फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। जहां टोटल कॉस्ट लोएस्ट हो और एक्सपेक्टेड आउटपुट, वहीं बेस्ट लोकेशन जो है वो आपका होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो लोकेशन डिसीजन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। चले अब हम बात कर लेते हैं फैसिलिटी लेआउट की, ठीक है। तो फैसिलिटी लेआउट का मतलब है प्लांट या सर्विस फैसिलिटी के अंदर मशीन्स, डिपार्टमेंट्स, वर्क स्टेशंस,
स्टोरेज एरिया और मटेरियल हैंडलिंग पाथ का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो कंसेप्चुअली फैसिलिटी लेआउट का ऑब्जेक्टिव होता है स्मूथ इनफ्लो और वर्क फ्लो को प्रमोट करना, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि मिनिमम मटेरियल मूवमेंट कराना, बेटर स्पेस को यूटिलाइज करना और प्रोडक्शन टाइम को जो है वो रिड्यूस करना, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना लोअर कॉस्ट और टाइम के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे गुड लेआउट का मतलब होता है जहाँ पे कॉस्ट जो है आपकी लोअर है और प्रोडक्टिविटी जो है आपकी हायर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक एफिशिएंट या फिर गुड लेआउट सिस्टम। ठीक है, अब फैसिलिटी लेआउट जो है वो अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी एक बार आपको बता दूं, फैसिलिटी लेआउट जो है वो डिटरमाइन करता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ फैसिलिटी। ठीक है, मतलब कि राइट प्लेस पर राइट मशीन ताकि वर्क जो है वो फास्ट और स्मूथ हो। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फैसिलिटी लेआउट पे। तो पहला होता है प्रोसेस लेआउट। ठीक है, तो प्रोसेस लेआउट में मशीन को सिमिलर फंक्शन के बेसिस पे ग्रुप किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, आपके जॉब वर्क इंडस्ट्रीज हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके फीचर्स हो जाएंगे, ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, सूटेबल होता है लो वॉल्यूम और हाई वेराइटी जगहों के लिए। ठीक है, फिर अब इसका एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स हो सकता है, और लिमिटेशन है हाई मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगता है यहाँ पे, और लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम होता है टू बी एबल टू क्रिएट देम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ लेआउट की, जो होता है आपका प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेआउट जो है वो लाइन लेआउट के नाम से भी जाना जाता है और मशीन्स को ऑपरेशन सीक्वेंस के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन सीक्वेंस का ऑर्डर मतलब कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन में कार्स और टीवी में यूजुअली इसको देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसके जो फीचर्स होते हैं, हाई वॉल्यूम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और स्मूथ वर्क फ्लो के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके एडवांटेजेस हैं, लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है यहाँ पे, और लेस वीआईपी मींस लेस वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो होता है इन्वेंट्री के रूप में, और फिर हाई प्रोडक्टिविटी होती है। लिमिटेशंस है कि दिस इज वेरी लेस फ्लेक्सिबल, ब्रेकडाउन अफेक्ट्स होल लाइन, मतलब कि अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे, एक आध मशीनरी हटा लोगे आप, तो पूरे लाइन पे जो है इसका अफेक्ट होगा, बिकॉज द लेआउट इज कंटिन्यूअस एंड डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम साथ ही देख लेते हैं आखिरी जो है, जो आपका नॉट आखिरी बट लास्ट सेकेंड, विच इज योर फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। प्रोडक्ट फिक्स्ड रहता है, यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो मूव करते हैं, एग्जाम्पल शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो, उसमें जो आपके रॉ मटेरियल्स और बाकी सारी चीज़ें वो मूव करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो एक फिक्स जगह पे रहता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो गया, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज जो है वो ये है कि प्रोडक्ट मूवमेंट अवॉइड हो जाती है और सूटेबल होती है लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन हाईली कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, लो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पे हो पाता है। फिर आपका सेलर लेआउट आखिरी, जो सिमिलर मशीन को सेल्स में अरेंज किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो पार्ट फैमिलीज क्रिएट करके कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आउटपुट दोनों को मिला के जो है यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे मेजरली लेआउट जो है वो जस्ट इन टाइम सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े आप उस पर शिफ्ट कर जाओ। अब यहाँ पे जो है मूवमेंट रिड्यूस होता है, फास्टर थ्रूपुट होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, बट इसके वजह से जो है वर्क फ्लेक्सिबिलिटी और एवरीथिंग इज वेरी हाई और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इट इज़ गिविंग यू बोथ ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेआउट डिज़ाइन प्रोसेस की, मतलब जब भी आप इनमें से कोई चीज़ लेआउट बनाना चाहते हैं। ऑल्सो ये 3-4 लेआउट के अलावा एक लेआउट कॉम्बिनेशन या हाइब्रिड लेआउट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लेआउट का मिक्स होता है, ये मेजरली लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रोडक्ट लेआउट जो है वो वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है और प्रोसेस लेआउट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ओरिएंटेड होता है, ये पीवाईक्यू में पूछा था तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेआउट डिजाइन प्रोसेस की। तो जो भी आपका फैसिलिटी लेआउट डिजाइन है उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है उसको डिसाइड करने के लिए। तो पहला आता है आपको अपने प्रोडक्ट और वॉल्यूम को एनालाइज करना है कि प्रोडक्ट टाइप क्या है, प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी होगी। फिर आपको प्रोसेस रिक्वायरमेंट को स्टडी करना है, मतलब ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या होगा, मशीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है मटेरियल का फ्लो, मतलब कि आपका जो भी मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा मटेरियल का और किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे। फिर आपको स्पेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, मतलब मशीन्स, स्टोरेज
आयल एंड सर्विस एरियाज, कितनी स्टोरेज या कितनी स्पेस आपको लगेगी वो डिटरमाइन करना। फिर उसके बाद आप डेवलप करोगे लेआउट ऑल्टरनेटिव्स, मतलब मल्टीपल लेआउट ऑप्शंस को जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। बेसिकली किस तरीके से प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें होंगी वो सब आप जो है मल्टीपल तरीके से डिज़ाइन करोगे, और जो बेस्ट लेआउट होगा आप उसको फिक्स कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ्टी एंड फ्यूचर एक्सपेंशन। ठीक है, तो गुड लेआउट जो है वो मिनिमाइज करता है मटेरियल हैंडलिंग और मैक्सिमाइज करता है एफिशिएंसी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, नाउ विल डिस्कस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेजर फंक्शंस को सिंगल यूनिफाइड सिस्टम में कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा सेंट्रलाइज होता है, डिपार्टमेंट एक ही डेटाबेस शेयर करता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं आपको ओरेकल का ERP सिस्टम एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है अब देख लेते हैं वाई ERP इज नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, जिससे कि आप डेटा रिप्लिकेशन को एलिमिनेट कर पाओ, रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करा पाओ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन और अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन उसको इम्प्रूव कर पाओ, बेटर प्लानिंग और कंट्रोल जो है आप यहाँ पे कर पाओ, और फास्टर डिसीजन मेकिंग हो पाए। ठीक है, तो ERP इज बोथ अ टेक्नोलॉजी टूल एंड अ मैनेजमेंट फिलोसफी। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ERP पे। तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब कि सब डिपार्टमेंट एक ही सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं, कॉमन डेटाबेस होता है सबके पास। ठीक है, कॉमन डेटाबेस मींस सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, नो डुप्लीकेशन इज देयर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कि डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, HR हो गया, फिर प्रोडक्शन हो गया, CRM हो गया, ये सब डिफरेंट मॉड्यूल्स को मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, क्योंकि एक ही डेटाबेस होता है तो उसको हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, मतलब डेटा इंस्टेंटली अपडेट होता है। स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है टू डू द वर्क। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस जो है यहाँ पे फॉलो की जाती है। फिर आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग हो गया, ये आई टोल्ड यू। एंड देन एंटरप्राइज वाइड कवरेज, मतलब कि आप जो पूरा एंटरप्राइज है बिजनेस ग्रोथ के साथ सिस्टम एक्सपैंड जो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ERP मॉड्यूल्स की। तो अब मॉड्यूल्स बेसिकली हर एक अलग अलग डिवीजन जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को सपोर्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके के मिक्स ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं, लेस और मोर रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला हो जाएगा आपका फाइनेंस और अकाउंटिंग मॉड्यूल, जहाँ पे आप जनरल लेजर, अकाउंट पेबल, रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, बजटिंग और फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ों को जो है देखेंगे। और बैकबोन होता है ERP का फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मॉड्यूल, ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था तो इसको याद रखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल हो गया, या फिर HR मॉड्यूल जिसको आप बोलते हो। ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन, पे रोल, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फिर आपका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, जहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, शॉप फ्लो कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में आ जाएंगी, और ये डायरेक्टली स्केड्यूलिंग से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, फिर सेल्स और मार्केटिंग मॉड्यूल होगा, यहाँ पे आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिमांड फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। देन यू हैव सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मॉड्यूल, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट सर्विसेज को आप प्रोक्योर नहीं कर सकते, लेकिन या द प्रोसेस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर आपका CRM मॉड्यूल, जहाँ पे कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, सेल्स ऑटोमेशन, सर्विस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन यू हैव मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, जहाँ पे परचेजिंग, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारी चीज़ आती हैं। अब यहाँ पे बात ही आती है कि किसके विद इन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट ये आप फिगर आउट कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे यू माई थिंक परचेजिंग कुड बी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट नो, दैट इज पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, तो वो याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे प्रोडक्शन पूछा जाए और उसमें दोनों की इनपुट्स को मिक्स कर दिया जाए, परचेजिंग, प्रोडक्शन, कैपेसिटी, मटेरियल रिक्वायरमेंट, तो अब आपको चूज किया जाए कि व्हाट वाज फॉल्स
फिर देंगे प्रोडक्शन, तो यू नॉट सपोज टू चूज द थिंग्स विच आर आउट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ से याद रखने की जरूरत है, इसलिए प्लीज लिखिए इफ यू राइटिंग, इफ नॉट प्लीज कंसिडर एटलीस्ट टेकन द स्क्रीनशॉट। मैं प्रॉबेबली पहली टीचर होंगी जो आपको बोल रही हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे कंटेंट का, आई एम फाइन विद दैट, बस रिवाइज करिए, राइट। इसी बात पे प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू हैवंट, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट to bring such in-depth content video lectures for you people, but I'm glad and I'm very grateful that I be able to do it for you guys. चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस की। बिजनेस इंटेलिजेंस मॉड्यूल होता है जहाँ पे रिपोर्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, डिसीजन सपोर्ट, ये सारी चीज़ होती है। इसके अलावा भी आज के करंट टाइम में आपको और भी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड देखी जा सकती है, तो और भी मॉड्यूल्स जो हैं वो आप क्राफ्ट कर सकते हो एज पर द नीड ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब ईआरपी जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं होता, इसमें सारे आपके प्रोसेस और री इंजीनियरिंग हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो आई होप यू क्लियर विद ईआरपी मॉड्यूल्स, ठीक है। और नाम सुन के घबराइएगा मत, ऐसा लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डेंजरस, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट, इट्स वेरी डूएबल, ईजी। अगर आपको थोड़ा भी पता हो मतलब और चीज़ों के बारे में, तो आप आसानी से जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ईआरपी। बेनिफिट्स क्या है कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, और ये आपकी टेंजिबल बेनिफिट होगा। इनटेंजिबल, कस्टमर बेटर सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि सबके फंक्शंस डिवाइडेड हैं, तो आपका जो भी प्रोसेस आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड और क्लियर होगा। improved organizational transparency because everyone is coordinated from one framework and doing the work specifically, the more managed and transferable it is going to be. Then it is going to improve coordination because everyone is hibernating between same organization, may be working differently but yeah working for the same goal, तो वहाँ पे coordination बढ़ जाता है interdepartmental। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। ये पूरा ईआरपी सिस्टम हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के साथ आएगा, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। रेजिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनमें सब में चेंज इकट्ठा लागू करना मुश्किल हो सकता है। कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरियस एस्पेक्ट्स, पीपल एंड कस्टमाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, बिकॉज लोग जो है वो बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से पढ़ के आते हैं और हर इंसान को अपने तरीके से चेंज करने में इट कुड बी chaotic, ठीक है। और डेटा सिक्योरिटी रिस्क भी यहाँ पे हो सकता है बिकॉज मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग द डेटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली, तो डेटा ब्रीच बहुत जो है रिस्की हो जाता है, यहाँ पे इजी हो जाता है डेटा सिक्योरिटी का हैम्पर करना, ठीक है। तो ईआरपी फेलियर इज मोस्टली ड्यू टू मैनेजरियल इशू, नॉट टेक्निकल इशू। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो प्रॉपर्ली तो ईआरपी जो है वो आपका फेल हो जाता है। Otherwise, it is directly not related to any kind of technical issue because it is majorly about managing all the components and various modules of ERP, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ERP इम्प्लीमेंटेशन की। अगर आपको कोई सा भी मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है तो आप उसको कैसे करोगे, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर विद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो भी आपका सॉफ्टवेयर और वर्किंग प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन, वो प्रोसेस जो है वो उसकी स्टेप्स बहुत बार पूछी जाती है, तो उसको याद रखिएगा। पहला आपका प्री इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, तो आप नीड असेस करोगे, क्यों ज़रूरत है, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाओगे, क्या मैं इतनी कॉस्ट में प्रोडक्शन जो भी है उसको इम्प्लीमेंट करूँ तो उसमें से मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा, वो यू विल कैलकुलेट। सिलेक्शन करोगे आप कौन सा ईआरपी पैकेज जो है वो बेटर है, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आएगी जिसमें आप बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करोगे, मतलब आप रीडिज़ाइन करोगे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और अलाइन करोगे प्रोसेस को ईआरपी लॉजिक के साथ, ठीक है। देन यू हैव सिस्टम डिज़ाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप मॉड्यूल का सिलेक्शन करोगे, फिर कस्टमाइजेशन करोगे जिस भी तरीके की आपको ज़रूरत है, फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि सिस्टम को कॉन्फ़िगर करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से स्टेबलाइज करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है डेटा माइग्रेशन, मतलब कि आप अपना ओल्ड डेटा जो है वो इस ईआरपी में जो है ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। और डेटा क्लेंसिंग जिसकी भी जरूरत नहीं है यू कैन एलिमिनेट। उसके बाद ट्रेनिंग और चेंज मैनेजमेंट, एम्प्लॉय को ट्रेन करोगे टू बी एबल टू इनकॉर्पोरेट द एग्जिस्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद ये जो है आपका मोस्ट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है, अगर आपके एम्प्लॉयज ट्रेंड हो गए और वो इस चेंज को वेल हैंडल कर लेंगे तो आपका ईआरपी जो है वो वर्दी होगा इम्प्लीमेंट करने के। अदरवाइज इफ दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपर्ली इट इज probably not gonna turn out good for the organization, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग की, मतलब कि सिस्टम जो है आप उसको टेस्ट करोगे और अगर यूजर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लास्टली यूल गो लाइव, यूल पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, सिस्टम लॉन्च कर दोगे आप, परफॉर्मेंस मॉनिटर करोगे
और उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहोगे। स्टेप्स को याद रखिएगा, दे आर वेरी हाईली आज एंड वेरी रेपिटेटिव। ओके, now we'll discuss scheduling. Scheduling is the process of deciding the timing, sequence and allocation of jobs to resources in order to complete operations efficiently. मतलब कि आपको पूरा सीक्वेंस डिसाइड करना जहाँ पे आप जॉब्स को किस तरीके से एलोकेट करेंगे, अपने रिसोर्सेज को माइंड में रखते हुए उनका टाइमिंग डिसाइड करना और सब कुछ डिसाइड करना इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑपरेशन एफिशिएंटली। ठीक है, मतलब स्केड्यूल जो है ये डिटरमाइन करता है कि कब, कहाँ और कैसे काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अब स्केड्यूलिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइम से कंप्लीट करना जॉब को, रिड्यूस करना आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब आपके वेस्ट टाइम को जो है उसको कम करना, और वर्क इन प्रोसेस को भी जो है वो उसको मिनिमाइज करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोडिंग की। लोडिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप वर्क और जॉब को असाइन करते हो। ठीक है, अगर वो मशीन सेंट्रिक है या वर्क सेंट्रिक है, जैसे भी है उस तरीके से वर्क और जॉब को असाइन करना। ठीक है, अब लोडिंग जो है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है अंडर लोडिंग। अंडर लोडिंग मतलब कि असाइन लोड जो है वो मशीन की कैपेसिटी, मतलब असाइन लोड कम है और मशीन की कैपेसिटी ज्यादा है। अब इससे क्या होता है, आइडल टाइम, मतलब कि टाइम वेस्ट होता है। मतलब कि अगर आपकी मशीन जो है वो एक मतलब 10 घंटे में 1000 पैकेज बना सकती है, लेकिन आप सिर्फ 8 घंटे के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो आप 200 पैकेजेस का लॉस कर रहे हैं, वो आइडल टाइम में जाएगा। फिर है ओवरलोडिंग, मतलब कि आपका असाइन लोड जो है वो मशीन की कैपेसिटी से ज्यादा है, तो यहाँ पे डिलेज हो सकते हैं और बॉटलनेक्स हो सकते हैं, मतलब मशीनरी का जो एग्जॉशन हो सकता है लेबर और मशीनरी का, जिसकी वजह से जो है डिलेज यहाँ पे हो सकते हैं, और या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो मशीनरी में भी आ सकती है। ठीक है, अब लोडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट कैपेसिटी को यूटिलाइज करना, कंजेशन को अवॉइड करना और बैलेंस वर्क फ्लो रखना, कि मतलब ना वेस्ट हो टाइम और ना ओवर यूसेज हो, बैलेंस बना के रखना यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग डिटरमाइन करता है कि किस ऑर्डर में कोई भी जॉब जो है वो प्रोसेस होगी। ठीक है, और यहाँ पे सीक्वेंसिंग का जो रूल है दैट इज, तो बेसिकली सीक्वेंसिंग का मतलब है जॉब को एक ऐसे ऑर्डर में असाइन करना जिससे कि आप मशीन में उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कर पाए। अब सीक्वेंसिंग के काफ़ी सारे रूल्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैथ्स द फॉलोइंग में पूछे जा चुके हैं, तो इनको याद रखिएगा। पहला आपका FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, फिर SPT मतलब शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, EDD मतलब कि अर्लीस्ट ड्यू डेट जिसकी है उसको प्रोसेस कर देना, LPT मतलब लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, और CR जो है वो आपका क्रिटिकल रेशियो है। ठीक है, अब ये कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, जॉब शॉप स्केड्यूलिंग में, सर्विस ऑपरेशंस में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। ठीक है, अब आखिरी है हमारे पास मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी चीज़ों को ट्रैक, रिव्यू और कंट्रोल करते हो अपने परफॉर्मेंस को, और उससे जो है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मॉनिटरिंग का पर्पस क्या होता है, डेविएशन को आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव एक्शंस लेना और स्केड्यूल को इंश्योर करना। ठीक है, जो भी आपका स्केड्यूल है वो फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको इंश्योर करना। यहाँ पे जो आप टूल्स यूज कर सकते हो वो है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, गैंट चार्ट्स और कंट्रोल चार्ट्स और ERP डैशबोर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस कंट्रोल ऑल टुगेदर। ठीक है, और इसको आप लास्ट प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और ऑब्वियसली इट्स कंटिन्यूअस, देन यू विल गो टू द वेरी फर्स्ट प्रोसेस एंड देन इट विल कीप ऑन गोइंग। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सैटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड कस्टमर नीड्स, मतलब कि जो भी इम्प्लाइड मतलब जो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी और जो उन्होंने एक्सप्रेस करी है नीड एज अ कंज्यूमर, उनकी नीड्स को प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर सेटिस्फाई कर रही है और उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहे, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की एबिलिटी लोगों की नीड सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्वालिटी जो है एक तरीके का डिग्री होता है जो सेट होता है इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक के विद इन, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करके रखना, एंड दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इंश्योरिंग एंड इंप्रूविंग क्वालिटी एट एवरी स्टेज ऑफ ऑपरेशन टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की, कि आप कैसे पता लगाएंगे कि क्वालिटी जो है वो बेटर है या नहीं है, और ये बहुत बारी पूछा गया है। आप इंस्पेक्शंस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ऊपर की सारी चीज़ें आ जाएंगी, दैट इज द मोस्ट एडवांस स्टेज। ठीक है, और आप इन सारी चीज़ों की विद इन जो है क्वालिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है या सर्विस की क्वालिटी कैसी है, बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स।
चलिए आप देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली एप्लीकेशन होती है जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक को मेजर करती है, मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है क्वालिटी को ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इसके की आइडियाज होते हैं, क्वालिटी इज कंट्रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस नॉट आफ्टर प्रोडक्शन। तो प्रोसेस की ड्यूरेशन में क्वालिटी को कंट्रोल करना, इसमें आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो वेरिएशन को, मेंटेन कर सकते हो प्रोसेस की स्टेबिलिटी, और डिफेक्ट्स को अर्ली स्टेज में जो है वो पॉइंट आउट करके रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है। अब इसके टाइप्स होते हैं मेनली जो है, पहला आपका चांस या फिर रैंडम कॉज होता है जो नेचुरल या अनअवॉइडेबल होता है, और इसको कंट्रोल लिमिट्स के विद इन जो है आप इसको जो है रख नहीं सकते, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है, ऐसी चीजें जो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो आप इसको कंट्रोल लिमिट्स के विद इन जो है मेजर करके ऑलरेडी रखते हो। फिर आपका असाइनेबल कॉज, जैसे कि मशीन में डिफेक्ट होना, पुअर मटेरियल होना, ऑपरेटर एरर होना, ये सारी चीजें जो एडिशनल कोई भी एरर है अपार्ट फ्रॉम जो रैंडम कॉजेज हैं उसके अलावा। ठीक है, अब नेट जो है वो फोकस करता है असाइनेबल कॉजेस पे, और इसके करेक्टिव एक्शंस क्या रिक्वायर्ड होंगे, मतलब अगर मशीन का डिफेक्ट है तो आप व्हाट यू कैन डू फॉर दैट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और स्पेसिफिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि चांस कॉज क्या होता है और असाइनेबल कॉज क्या होता है, और इनके अंदर क्या चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिटी सर्कल की। तो क्वालिटी सर्कल आर वेरी स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल वो एम्प्लॉय का ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होता है जो रेगुलरली मिलते हैं ये आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के लिए कि वर्क रिलेटेड क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं। ये जापान में ओरिजिनेट किया गया था कॉन्सेप्ट, और इसका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और लोगों का मोरल इंप्रूव करना, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर को जो है अप्रिशिएट करना। नाउ द कैरेक्टर्स टेक हियर आर कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है, जो अपनी एक्सपर्टीज लाके जहां भी पार्टिसिपेट करना चाहता है दे कैन डू इट। स्मॉल ग्रुप्स होते हैं 5 से 10 मेंबर के यूजुअली, और यहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स होती हैं वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए और मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब इसका बेनिफिट ये है कि इंप्रूव क्वालिटी यहाँ पे देखी जा सकती है, रिड्यूसिंग वेस्टेज, बेटर कम्युनिकेशन और इंक्रीज मोटिवेशन। ठीक है, अब क्वालिटी सर्कल्स जो है वो फोकस करते हैं पीपल इन्वॉल्वमेंट को, ना कि टेक्नोलॉजी को, इन ऑर्डर टू मेक द एंटायर फंक्शनिंग वेरी स्मूथ। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट फिलोसफी है जो फोकस करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे और सारे एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने पे, जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो आपका कस्टमर फोकस्ड होता है, प्रोसेस सेंटर्ड होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अप्रोच के साथ जो है उसको फ्रेम किया जाता है। उसके कोर प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे कि कस्टमर फोकस करो, आप कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे फोकस करोगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करोगे, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नेसेसिटी होना चाहिए, प्रोसेस अप्रोच को जो है आप सही से मॉनिटर करोगे, और मैनेजमेंट कमिटमेंट को फॉलो अप करेंगे आप। एट द सेम टाइम आप डेटा ड्रिवन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को जो है वहाँ पे आउटलुक करेंगे। ठीक है, एंड ये सारी चीजें हमने अलग से स्पेसिफिकली थोड़ी इसलिए डिस्कस की क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं काइजन, जो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मेथड है। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन्वॉल्विंग एवरीवन, मतलब कि हर चीज में इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होना। आप जो कल थे आज आप उससे एटलीस्ट 1% बेटर हो। ठीक है, तो इसमें जो है ये जापानीज फिलोसफी है, इसके फीचर्स होते हैं कि आपको हर दिन या आगे आने वाली फ्यूचर में स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करने अपने कंटिन्यूस प्रोसेसेस में, जिसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन हो। ठीक है, अब रोज थोड़ा थोड़ा बेटर करने से इसके बेनिफिट्स होते हैं कि आपके पास वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बेटर क्वालिटी कल्चर जो है आप वहाँ पे रह पाएंगे। ठीक है, और काइजन जो है वो रेडिकल चेंज पे बिलीव नहीं करता, कंटिन्यूस चेंज पे बिलीव करता है। ठीक है, तो रेडिकल चेंज वाली जो चीज है वो काइकाओ है। ठीक है, और काइजन जो है वो आपका कंटिन्यूस चेंज और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के बेसिस पे जो है वो स्टेट किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेंचमार्किंग की। बेंचमार्किंग एक ऐसा कंपैरिजन प्रोसेस होता है जिसमें आप एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस या प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो भी बेस्ट इन क्लास होता है उस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग चीज है उससे आप बाकी के प्रोसेस या प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्किंग। ठीक है,
अब बेंचमार्किंग बहुत सारे तरीके की हो सकती है। पहला इंटरनल बेंचमार्किंग, मतलब आप अंदर ही उसका कंपैरिजन देखें। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है किसी भी चीज़ का कंपैरिजन है वो कैसे भी हो सकता है, वो टाइम के बेसिस पे भी हो सकता है और वो किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। और फिर आप उससे जो है जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस है उसको कंपेयर करें। फिर कंपिटिटिव बेंचमार्किंग, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उनको बेसिकली उनको आप अलाइन करके उनसे अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस का कंपैरिजन करें। फिर जेनेरिक बेंचमार्किंग, मतलब कि ओवरऑल जो एक जनरल स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, जो जनरली देखा जाता है, उस हिसाब से आप जो है वहाँ पे बेंचमार्किंग करें। ठीक है, अब बेंचमार्किंग के स्टेप्स देख लेते हैं, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको बेंचमार्क कर क्या करना है। ठीक है, फिर आप बेंचमार्किंग के पार्टनर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। पार्टनर्स मीन्स कि आपको किसको किससे कंपेयर करना है। फिर आप डेटा कलेक्शन करेंगे, गैप एनालिसिस करेंगे, मतलब जो सेट बेंचमार्क है और आपको जिसको उससे कंपेयर करना था उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उसको गैप एनालिसिस बोलते हैं। और फिर आप करेक्टिव मेजर्स और इम्प्लीमेंटेशन लेंगे सो दैट आप जो है वो उस पर्टिकुलर बेंचमार्क तक पहुंच पाएं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर विद यू। अब चलिए अब बात कर लेते हैं सिक्स सिग्मा। बेसिकली एक डेटा ड्रिवन क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी है जिसमें इसका मेन एम जो होता है वो होता है डिफेक्ट्स को मिनिमम लेवल तक रिड्यूस करना। न्यूमेरिकली सिक्स सिग्मा का टारगेट होता है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, डीपीएमओ का मतलब होता है कि आपको सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज पे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। आप सिंपल वर्ड में बोलें तो प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि ऑलमोस्ट डिफेक्ट ही ना हो। ठीक है, चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं नियर जीरो डिफेक्ट्स, प्रोसेस एक्सीलेंस को अचीव करना, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देना, वेरिएशन रिडक्शन, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, जो भी आपका पुअर क्वालिटी है उसको कम करना, और कॉस्ट भी जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का उसको भी रिड्यूस करना। ठीक है, अब आपका जो बेनिफिट्स जो हैं सिक्स सिग्मा के वो देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे डिफेक्ट्स में हैवी रिडक्शन, कॉस्ट सेविंग्स, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। ठीक है, सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करना कस्टमर के, और बेटर डिसीजन मेकिंग डेटाबेस जो है यहाँ पे देखी जाए। तो सिक्स सिग्मा इज बेसिकली क्वालिटी प्लस कॉस्ट रिडक्शन टुगेदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीएमए आईसी मॉडल्स की। ठीक है, तो डीएमए आईसी मॉडल में एक एक जो डीएमए आईसी है उनका ये एब्रिविएशन है और इसका हर एक फुल फॉर्म है। तो डी मीन्स डिफाइन। ठीक है, अब बेसिकली ये सिक्स सिग्मा का बैकबोन होता है डीएमए आईसी साइकिल। तो पहले आपको डिफाइन, डी से डिफाइन प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करना, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस प्लस प्रोसेस बाउंड्रीज जो भी है वो। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर, एम से मेजर, मतलब करंट प्रोसेस परफॉर्मेंस को मेजर करना, वो आप डेटा कलेक्शन और डिफेक्ट रेट से कर सकते हैं। फिर ए एनालाइज, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना, वाई डिफेक्ट्स आर हैपनिंग। देन आई सी यू गोना इम्प्रूव, सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना, प्रोसेस रीडिजाइन और वेस्ट रिमूवल करना। देन सी इज फॉर कंट्रोल, फ्यूचर परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना स्टैंडर्ड्स मॉनिटरिंग और कंट्रोल चार्ट्स के थ्रू। ठीक है, फिर आपका बेसिकली डीएमए आईसी जो है वो बहुत ही यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाई यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रोल की। तो पहला चैंपियन, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, दूसरा है मास्टर ब्लैक बेल्ट, मतलब कि एक्सपर्ट एंड ट्रेनर्स के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है इन ऑर्डर टू डू द क्वालिटी मैनेजमेंट। ब्लैक बेल्ट मीन्स कि प्रोजेक्ट लीडर्स जो होते हैं उनको दिस रियली हेल्प्स। एंड देन लास्टली इज ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट जो है वो टीम मेंबर और पार्ट टाइम रोल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हायरार्की ऑफ सिक्स सिग्मा रोल क्या होता है, तो आपको ये हायरार्की याद रखना है, चैंपियन, मास्टर ब्लैक बेल्ट और ग्रीन बेल्ट। ठीक है, चलिए क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स या मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ISO 900 सीरीज स्टैंडर्ड्स की। तो एक इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स की फैमिली है जो डेवलप की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ISO प्रोडक्ट्स सर्टिफाई नहीं करता, प्रोसेसेस सर्टिफाई करता है। ठीक है, और ये कॉमन जो है नेट ट्रैप है, ISO डज नॉट सर्टिफाई प्रोडक्ट, इट सर्टिफाइज दिस प्रोसेस। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस हैज बीन आस्क्ड वेरियस टाइम्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना, कंसिस्टेंट क्वालिटी को मेंटेन करना, कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है वो किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट की तरफ बढ़ाना, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है वो करते रहना। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन एंड कंट्रोल इज व्हाट इज सपोज टू बी लुक्ड आफ्टर फॉर। ठीक है, बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे आपका इम्प्रूव प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल को इम्प्रूव करना, ग्लोबल रिकग्निशन लाना अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, कस्टमर के ट्रस्ट को जीतना, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होना आपके पास, और बेटर इंटरनल एफिशिएंसी जो है वो रहे, दैट इज व्हाई यू डू इट। ठीक है,
उसके अलावा लिमिटेशंस देख ले तो हैवी डॉक्यूमेंटेशन बर्डन यहाँ पे होता है, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होता है बिकॉज इट्स लाइक अ ग्लोबल फिनोमेना, ठीक है। और फिर क्वालिटी गारंटी जो है वो यहाँ पे क्वालिटी गारंटी नहीं देता, सिर्फ सिस्टम इंश्योर करता है, ठीक है। तो आईएसओ जो है वो इंश्योर करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेटर हो, ना कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम की बात होती है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ लिमिटेशन इफ यू फील लाइक टेकन इट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ISO 900 की फैमिली की। तो ISO 900 जो है वो फंडामेंटल और वोकैबुलरी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट को देखता है, ठीक है। वेयर एज 9001 जो है वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन होता है, मतलब सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सर्टिफाइबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सर्टिफिकेशन से 9001 रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है आपका 9004 जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म सक्सेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बहुत सिंपली आ सकता है, लाइक विच ISO स्टैंडर्ड इज सर्टिफाइबल, तो वो ISO 9001 होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। विद दिस वी कम टू चलिए, ठीक है। आई नो इट्स समटाइम वेरी ओवरवेलमिंग इतने सारे कंटेंट को इकट्ठा कंज्यूम करना, बट ट्रस्ट मी ऑल दीज मैराथन वीडियोज गोना हेल्प अ लॉट for your revision. So with all of the hard work till now, we are actually like moving towards the last topic of the unit. तो अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च की। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसमें मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिक्स और एल्गोरिज्म का यूज किया जाता है, जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सोल्यूशन पर आ सकते हैं यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली बोलूँ तो बेस्ट डिसीजंस विथ मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट करे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ का बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सिस्टमैटिक और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ऑप्टिमाइजेशन फोकस होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम डिसीजन सपोर्ट टूल होता है ये, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च, ओके। द कॉमन मॉडल टू डू इट इज योर लीनियर प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें आपका PERT और CPM आ जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा सिमुलेशन, क्यूइंग मॉडल और गेम थ्योरी एक्सेट्रा, ओके। Few of them we're gonna discuss after also, ठीक है। The goal here to do this is to minimize the cost, efficiency को maximize करना और performance को improve करना all together, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब कि लीनियर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब ये बेसिकली आपके लीनियर प्रोग्रामिंग का स्पेशल केस है, जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में गुड्स को मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल डेस्टिनेशन तक भेजना, सप्लाई और डिमांड जो है कॉन्स्ट्रेंट के साथ, ठीक है। बेसिकली आप मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ गुड्स को कितनी जगह मैक्सिमम तरीके से जो है सप्लाई कर सकते हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन आप बोलते हो, ठीक है। और बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे की एलिमेंट होते हैं आपके सोर्सेज, सप्लाई, डेस्टिनेशन, डिमांड, यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। अब सोल्यूशन मेथड्स यहाँ पे होता है कि इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन, मतलब कि आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आप बेसिकली एस्टिमेट कर सकते हैं कि वेयर यू सपोज टू लोकेट सो दैट यू कैन रीच टू प्रोबेबल डायरेक्शंस। फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड होता है ऐसी जगह पे लोकेट करना जहाँ पे आपका कॉस्ट जो है वो सबसे कम लगे। और फिर वोगल्स अप्रॉक्सीमेट मेथड, इन सारे मेथड के थ्रू जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। देन यू हैव ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, जो MODI मेथड और स्टेपिंग स्टोन मेथड से जो है वो कितना ऑप्टिमम रहेगा ये पूरा सिस्टम, उसको टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गोल यही है कि मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो रहे, जबकि आप सबसे ज़्यादा सप्लाई और डिमांड जो है उसको केटर कर पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूइंग या फिर वेटिंग लाइन थ्योरी की, ठीक है। क्यूइंग थ्योरी एक मैथमेटिकल स्टडी है जो वेटिंग लाइंस को डिफाइन करती है, जिसमें हम कस्टमर के अराइवल, सर्विस प्रोसेस और वेटिंग टाइम का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे बैंक काउंटर्स हो गए, सेल सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे कस्टमर्स इन पर्सन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये थ्योरी स्पेसिफिकली अप्लाई होती है। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंट होते हैं अराइवल प्रोसेस, सर्विस प्रोसेस, नंबर ऑफ सर्वर्स, क्यू डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्व, ये ऐसा कुछ जो है सिस्टम को मेंटेन करना। और लास्टली आपका सिस्टम कैपेसिटी, मतलब कि आप एक सिस्टम के विदिन कितने लोगों को केटर कर सकते हैं एक ही टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, मतलब कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना रहा, एवरेज क्यू की लेंथ, मतलब कितने लोग थे, फिर उसके अलावा सर्वर यूटिलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना। अब गोल ये है कि आप वेटिंग कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट के बीच का बैलेंस बना पाए, मतलब क्यूइंग थ्योरी आपको हेल्प करता है ऑप्टिमल सर्विस कैपेसिटी डिसीजन लेने में, ठीक है।
फिर है आपकी डिसीजन थ्योरी। तो डिसीजन थ्योरी एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन चूज करता है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके की एलिमेंट्स हो जाएंगे डिसीजन मेकर, ऑल्टरनेटिव्स, एक्शंस, स्टेट ऑफ नेचर, पे ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे एलिमेंट्स में आ जाएंगी। देन यू हैव डिसीजन इन्वायरमेंट एंड क्राइटेरिया, मतलब सर्टेनिटी देखोगे आप, आउटकम जो है वो श्योर होते हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग यूज होती है यहाँ पे। रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटीज जो है वो नोन होती हैं और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है और एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस भी, ठीक है। फिर यहाँ पे अनसर्टेनिटी मेजरली क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज जो है वो अननोन होते हैं, मैक्सिमम और मैक्सिमस बेसिस पे जो है यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, और मिनिमैक्स रिग्रेट जो है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं व्हेन यू मेक एनी डिसीजन, ठीक है। फिर लास्टली द गोल हियर इज कि एक्सपेक्टेड जो आपका पे ऑफ है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का हो, ठीक है। मतलब रिस्क जो है वो आपकी सिर्फ नोन प्रोबेबिलिटी से हो और अनसर्टेनिटी जो है वो वैसी चीजें होती हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको अननोन होती है और जो चीज आप जानते हो वो रिस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ही मेजर करते हैं व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम PERT, which is your program evaluation and review technique. इसको एक बार देख लेते हैं क्विकली। PERT एक probabilistic network टेक्निक है जो अनसर्टेन एक्टिविटी ड्यूरेशन वाले प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग और स्केड्यूलिंग में यूज होती है, ठीक है। जैसे कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, इन सारे टाइम पे हम ये वाला जो है इवैल्यूएशन टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये इवेंट ओरिएंटेड है और ये 3 टाइम एस्टिमेट्स जो है वो निकालता है, ठीक है। जैसे ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली या फिर पेसिमिस्टिक, तीनों अप्रोच को जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके देता है आपके लिए, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड टाइम फॉर्मूला जो है यहाँ पे एक लगाया जाता है, ठीक है, दैट इज मेंशन देयर, यू कैन डेफिनेटली रीड। अब यहाँ पे बेसिकली होता है कि लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क और प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिसाइड करता है ये, ठीक है, कि मतलब आपके नेटवर्क में आप किस पाथ के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका मेजर गोल है वो ये है कि टारगेट डेट तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना। मतलब PERT इज यूज्ड व्हेन टाइम एस्टिमेट्स आर अनसर्टेन, जहाँ पे आपका टाइम एस्टिमेट जो है वो अनसर्टेन होता है, वहाँ पे किस टाइम तक आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे वो डिसाइड करने में ये इवैल्यूएशन आपकी मदद करता है, ठीक है। अगला है आपका CPM या फिर क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक डिटरमिनिस्टिक नेटवर्क टेक्निक है जिसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन नो और फिक्स होती है, ठीक है। मतलब कि आपकी एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो आपको पता है और उसका टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो फिक्स होता है। अब ये कंस्ट्रक्शन और रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो यूज की जाती है। यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके डिटरमिनिस्टिक मॉडल, एक्टिविटी ओरिएंटेड, सिंगल टाइम एस्टिमेट और टाइम कॉस्ट रेट ऑफ पॉसिबल जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। अब जो क्रिटिकल पाथ है वो जीरो स्लैक एक्टिविटीज और डीले, मतलब प्रोजेक्ट डीले, इन सारी इश्यूज पे जो है वो काम करती है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो गोल है वो ये है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि जो सारा फ्लो है वो रेपिटेटिव है, तो आप उसको कितने ऑप्टिमाइज वे में रिपीट कर सकते हैं वो कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अगर आपको मैं शॉर्ट टाइम इसको मैं एकदम क्विकली कंपैरिजन बताऊं दोनों का इन शॉर्ट, वैसे तो इट्स मेंशन इन बिटवीन, यू कैन डेफिनेटली सी दैट। तो PERT जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक है। मतलब कि वो 3 टाइम एस्टिमेट्स निकालता है, जैसे R&D प्रोजेक्ट्स और ऐसी सारी चीजों के लिए विच गोना टेक लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, या फिर विच योर स्टार्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। वेराज जो आपका CPM है वो डिटरमिनिस्टिक होता है और ये एक टाइम का एस्टिमेट निकालता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होगा एक्सेट्रा, ठीक है। PERT जो है वो टाइम फोकस करता है, वेराज जो CPM है वो टाइम प्लस कॉस्ट फोकस करता है, राइट। चलिए, तो बाकी डिफरेंस आप देख सकते हैं। विद दिस वी आर लिटरली फिनिशिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट। ऑल्सो इफ यू वर राइटिंग वेल एंड गुड, इफ नॉट कंसिडर टेकिंग स्क्रीनशॉट फॉर फर्दर रिविजन। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनीथिंग, and please consider subscribing once again. I'm emphasizing so that it's gonna help me and motivate me enough to bring you guys more such content. I hope you'll be able to clear your UGC NET examination this time. Thank you so much for watching the video and all the very best.